हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिमालयन स्टडी पे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब में चलाई जा रही है लूसेंट की सीरीज, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग 60 दिन एग्जामों के बचे हुए हैं। सबसे पहले आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होना है, फॉरेस्ट गार्ड का होना है, पटवारी लेखपाल का होना है। तो दोस्तों, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ है। आपको अपनी लूसेंट लेनी है दोस्तों, उसको हाईलाइट करते हुए चलना है। अगर आपको हाईलाइट करना है, नहीं तो आप सुनते हुए चलिए, लूसेंट खोलिए दोस्तों। उससे आपको काफ़ी अच्छा ज़्यादा से समझ आएगा। तो दोस्तों, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था पहले, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो हमने ओठों की स्थिति के आधार तक स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज हम चलेंगे दोस्तों हवा व नाक के मुंह से निकलने के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना रुके हुए वीडियो। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, एक निरुनासिक और एक अनुनासिक। तो जानते हैं दोस्तों, निरुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें कहा जाता है दोस्तों निरुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें कहा जाता है निरुनासिक स्वर। और अनुनासिक स्वर दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें कहा जाता है अनुनासिक स्वर। इनमें दोस्तों चंद्र बिंदु लगा होता है ऊपर से। जैसे आप डॉक्टर बोलेंगे ना, डॉक्टर, ऐसे इस टाइप का दोस्तों। औ बोलेंगे आप, आ ऐसे बोलेंगे कुछ, तो ये होते हैं दोस्तों अनुनासिक। इसमें क्या होता है, हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी आपके बाहर निकलती है। आगे देखते हैं दोस्तों, घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ होता है घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में कंपन, श्वास का कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। ये आपको याद रखते हुए चलना है दोस्तों कि सभी स्वर जो होते हैं सघोष ध्वनियाँ होती हैं। और सभी स्वर दोस्तों अल्प प्राण होते हैं। यहाँ दिया भी गया है दोस्तों, देखिए, प्राणोक्ति के आधार पर। प्राण का अर्थ है हवा। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, यानी उनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। आपको याद रखना है दोस्तों, घोषत्व क्या, घोष क्या होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। घोष का अर्थ है आप कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, जैसे कोई भी लेटर शब्द, वो वर्ण बोल के देखिए, क ख ग घ, जिनमें आपके स्वर तंत्रियों में कंपन होगा दोस्तों, भारी आवाज़ आएगी आपकी, वो होगा दोस्तों सघोष। तो ये है दोस्तों, यहाँ पर सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं। और प्राणत्व के आधार पर सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ये आपको याद रखते हुए चलना है। आगे जानते हैं दोस्तों व्यंजन। थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप लूसेंट खोल लीजिए दोस्तों, अगर आपके पास लूसेंट है तो आपको उससे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। व्यंजन देखते हैं दोस्तों। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। ये देखिए दोस्तों, प्रत्येक व्यंजन जो होता है, जैसे मैं क बोलूँगा, क बोल रहा हूँ ना, आप गौर से सुनिए, क खुद बोल के देखिए आप, क अ आ रहा है पीछे से, यानी इसमें दोस्तों जो है अ जुड़ा हुआ है। बिना स्वर के कोई व्यंजन हो ही नहीं सकता, आप ये मान के चलिए। अब अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। ये देखिए, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। और द्विगुण व्यंजन जो होते हैं वो ड ढ इनको बोला जाता है। इनको जोड़ देने पर दोस्तों इनकी संख्या हो जाती है 35। एक मिनट में इंक जरा दूसरी ले लेता हूँ, ये शायद आपको कुछ ज़्यादा तेज हो रही है। तो ये होती है दोस्तों द्विगुण व्यंजन, आपको याद रखना है, ये होते हैं ड ढ। इनको जोड़ देने पर इनकी संख्या हो जाती है 35। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होंठ का स्पर्श करते हुए निकले। तो दोस्तों, स्पर्श व्यंजन किन्हें कहा जाता है, जिनमें दांत, होंठ या स्पर्श व्यंजन, सभी स्पर्श व्यंजन ही होते हैं 25। ये निकलते हैं कंठ, तालु, मूर्धा को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए निकले। आगे देखते हैं दोस्तों, उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग होते हैं दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर। अब क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत्य तथा प वर्ग ओष्ठ है। तो आपको ये कैसे याद रखना है दोस्तों, क वर्ग आपका बोला जाएगा कंठ से, च वर्ग बोला जाएगा आपका तालु से, ट वर्ग जो आपका होगा मूर्धा से, त वर्ग होगा जो आपका दंत से, और प वर्ग जो होगा आपका ओष्ठ से। कई बार एग्जाम में इनके शब्दों को पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा वर्ग मूर्धन्य व्यंजन है। आपको ऑप्शन दे देगा क, प, च, ऐसे कुछ, प, तो आपको वहाँ पे दोस्तों निकालना है ऑप्शन। तो इस हिसाब से आपने अगर पेपर दिए हैं तो पहले आपने देखा ही होगा दोस्तों, और मैं पुराने पेपर डालते रहता हूँ, आप उन्हें देख लीजिए एक बार। और आपने लुसेंट की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देखिए, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि स्पर्श में पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम है। यानी जो आपका पीछे से गला है ना दोस्तों, ऐसे इस टाइप का कुछ, ये मान लीजिए आप गला में, यहाँ पर आपको एक चित्र बना के दिखाता हूँ। ये आपका गला है, जैसे मैं
चित्र तो नहीं बना पा रहा दोस्तों। ये मान लीजिए आपका गला है इधर से, तो स्पष्ट है कि ये कंठ हो गया, आपका कंठ है। ये तालु हो गया दोस्तों, ये तालु हो गया जैसे, और ये मूर्धा हो गया यहाँ पे, मूर्धा। वैसे ही आपके यहाँ पे ओंठ हो गए, दंत हो गया, इस हिसाब से होगा दोस्तों। तो इसका जो क्रम है दोस्तों, पहले कंठ होगा, फिर आपके ऊपर गले के ऊपर तालु आएगी, फिर मूर्धन्य, फिर दांत आएंगे, फिर ओष्ठ आएगा। अर्थात कंठ से पहले तो ओष्ठ सबसे बाद में। अर्थात आपको याद रखना है, कंठ सबसे पहले यानी सबसे नीचे आपका गला है, तो ओष्ठ सबसे यहाँ पर आपके बाहर दोस्तों, जो होंठ है वो है आपके। तो नीचे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, इसे पढ़ लेते हैं हम। चार्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, तो इसे जानते हैं दोस्तों। तो कंठ बता रहे हैं दोस्तों, कंठ का कंठ स्थान से दोस्तों कौन कौन से निकलते हैं, पूरा क वर्ग आपका जो है कंठ है दोस्तों। और तालु से जो निकलता है आपका पूरा च वर्ग। और मूर्धा से आपका जो होता है दोस्तों, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, ये होता है पूरा ट वर्ग दोस्तों। और दंत का होता है दोस्तों पूरा त वर्ग। और दोस्तों आगे देखते हैं, ओष्ठ से जो होता है दोस्तों वो पूरा प वर्ग हो जाता है आपका। अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, आपको ध्यान से देखनी है, आपको एग्जाम में काफ़ी अच्छी है, मदद कर सकती है दोस्तों ये ट्रिक। एक बार 1 मिनट ज़रा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, आपको तब दिखेगा। अब देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जो कंठ है आपको इस पर याद रखना है दोस्तों, के याद रखना है, और टी से याद रखना है आपको, तालु से याद रखना है टी, और एम मूर्धा से आपको याद बना देना है एम। और डी होता है दोस्तों दंत, और ओ से होता है दोस्तों ओष्ठ। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, KTM 2, KTM 2। अब के से कौन कौन से वर्ग आ जाएंगे वो आप देख लीजिए, टी से तालु से कौन कौन से आ जाएंगे वो देख लीजिए, और मूर्धन्य से एम से कौन कौन से आ जाएंगे वो देख लीजिए, और तौ से कौन कौन से आ जाएंगे वो देख लीजिए, और ओष्ठ से देख लीजिए। और आपको मेन चीज़ याद रखना है KTM 2। अगर आप ये याद रख लेते हैं तो आपका यहाँ से 1 नंबर पक्का दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नोट दे रखे हैं, कुछ विद्वान च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन मानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ विद्वानों का मानना है कि च वर्ग जो है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था आपको, घोष का अर्थ होता है आपकी स्वर तंत्रियों में अगर कंपन होता है, हिलता है स्वर तंत्री आपकी, एकदम भारी आवाज़ आएगी दोस्तों आपकी, तो वो होता है घोष। अब जानते हैं दोस्तों अघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। जो अघोष होते हैं दोस्तों, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन होता है। अभी आपको ऊपर दिखाता हूँ उनको, पहले यहाँ नीचे कंप्लीट कर लेते हैं इसे। और सघोष जो होता है दोस्तों, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, जिन ध्वनियों के उच्चारण में दोस्तों आपकी स्वर तंत्रियों में कंपन होगा, भारी आवाज़ आएगी आपकी, पहला हर वर्ग का दोस्तों इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है, ये सघोष होते हैं। और प्राणत्व के आधार पर दोस्तों यहाँ प्राण का अर्थ जो होता है हवा से होता है। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अल्प प्राण होता है। अब यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, चार्ट में यहाँ पर समझाता हूँ आपको। इसमें जो है दोस्तों, गौर से देखिए, आप इसे याद करने की कोशिश करें दोस्तों। इसमें अघोष में जो आते हैं दोस्तों पहला दूसरा, हर वर्ग का पहला दूसरा जो आता है, ये इतने सारे आ गए दोस्तों आपके अघोष में, ये अघोष में आ गए आपके। और सघोष में आ जाते हैं दोस्तों आपके, मैं कलर चेंज करते हुए बताता हूँ आपको, तब आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। और सघोष में आ जाते हैं दोस्तों ये सारे। 1 मिनट में ज़रा अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ इसको। ये हो गए दोस्तों आपके अघोष, पहला दूसरा हर वर्ग का वर्ण, ये हो गया आपका अघोष वर्ण हो गए, ठीक है। और आगे जो है दोस्तों, अब जानते हैं सघोष, ये हो गए दोस्तों आपके सघोष, पूरे यहाँ तक मानिए दोस्तों आप, ये हो गया आपके सघोष, ये हो गया दोस्तों आपके अघोष वर्ण, और ये हो गया आपके सघोष वर्ण। ये देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ है, अगर आपने लुसेंट पढ़ी है और नहीं पढ़ी है तो दोस्तों उसको निकालिए और वीडियो चलाइए, इस वीडियो को देखिए और लुसेंट का रिवीजन कीजिए। तो ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों इसमें बताया है अल्प प्राण जो होते हैं दोस्तों, इसमें जो अल्प प्राण होते हैं दोस्तों वो होते हैं 1, 3, 5। ये हो गया दोस्तों 1 वर्ण, 2 वर्ण, यानी पहला, तीसरा और पांचवा। 1, 3, 5 आपको याद रखना है, 1, 3, 5 हर वर्ग का, वो क्या होता है दोस्तों अल्प प्राण। अब अल्प प्राण का मतलब क्या होता है, अब आप अपने मुंह के आगे हाथ रखिए दोस्तों, एक बार क बोल के देखिए, आपकी हवा जो है बाहर नहीं आएगी। क बोलिए आप, क, ग, अंगवा बोलिए, आपकी हवा ज़्यादा बाहर नहीं आएगी। अब देखते हैं दोस्तों महाप्राण के बारे में। ये है दोस्तों महाप्राण, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ये देखिए ख महाप्राण हो गया आपका, और घ महाप्राण हो गया। इसी हिसाब से दोस्तों
ये सारे जो ये महाप्राण वर्ण होंगे। अब आप क बोल के देखिए, ये अल्प प्राण है क। ख बोलिए आप, आपकी हवा मुंह से बाहर आएगी, आपके हाथ पे टकराएगी। दोस्तों आप एक बार प्रैक्टिकली करके देखिए। क बोलिए, ख बोलिए, फिर ग बोलिए, हवा नहीं आएगी ग। घ बोलेंगे आप तो फिर हवा आएगी। अंग बोलेंगे आप तो फिर हवा नहीं आएगी। आपको इस हिसाब से याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ। अगर आपको ये प्रयास मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले दोस्तों। 1 मिनट में इसे ज़रा बटन को यहाँ पे कर लेता हूँ, अब आपको पढ़ाता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों, अब महाप्राण के बारे में ये मैंने आपको समझा ही दिया, फिर भी एक बार पढ़ लेता हूँ, आप इसे नोट करिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, ये देखिए दोस्तों, आपने करके देखा होगा, प्रैक्टिकली मैंने समझाया। हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार यानी ह की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें आपने नोट की दोस्तों, हर बार ये बोल रहे हैं कि दोस्तों 1 मिनट, जिन व्यंजनों के उच्चारण में विशेष हकार की ध्वनि यानी ह की आवाज़ आएगी तो वो होता है दोस्तों महाप्राण। अब जैसे आप क बोल के देखिए, ख ख ह आ रहा है दोस्तों, आप आराम से बोल के देखिए, तो इन्हें बोला जाता है हकार भी बोला जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप जानते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हो। कहने का मतलब है दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच में स्थित हो, तो ये होते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन अपने 4, य, र, ल और वो। य बोला जाता है दोस्तों तालु से, र बोला जाता है वर्तस्य यानी दंतमूल मसूड़ों से, और ल बोला जाता है तो वर्तस्य दंतमूल मसूड़ा, और वो बोला जाता है तो दंतोष्ठ के ऊपर दांत यानी निचला ओंठ। और ये होते हैं दोस्तों सघोष, सभी ये होते हैं सघोष और होते हैं अल्प प्राण। आप यो बोल के देखिए, आपकी हवा नहीं आएगी, यो रो लो वो, मैंने आपको ट्रिक बताई है, आप वो प्रैक्टिकली करके देखिए। और ये अल्प प्राण है दोस्तों सभी। और सघोष आप यो बोलिए, आपके गले में कंपन होगी, यो रो लो वो, कंपन हो रही है, तो ये सारे जो हैं दोस्तों सघोष हैं। आगे नोट दिया गया है दोस्तों, यो वो अर्धस्वर हैं जिनकी, यो और वो अर्धस्वर हैं जो ध्वनि जो कभी स्वर कभी व्यंजन, तो दोस्तों इन्हें अर्ध स्वर अर्ध व्यंजन भी है ये। कई बार पूछा जाता है दोस्तों इनमें से अर्ध स्वर अर्ध व्यंजन कौन सा है, तो ये दे देगा वहाँ पर ऑप्शन, तो आपको इसमें टिक मानना है। आगे जानते हैं दोस्तों रॉ के बारे में। रॉ लुंठित, जिसके उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करे। अब आप खुद रॉ बोल के देखिए, रॉ आपकी जीभ में ऊपर जाएगी और कंपन होगा दोस्तों, रॉ रॉ वहाँ पर 3-4 बार जीभ हिलेगी आपकी एकदम, यानी लुढ़केगी दोस्तों वहाँ पर। रॉ बोल के देखिए आप, रॉ, तो इसे बोला जाता है दोस्तों लुंठित। आगे बढ़ते हैं दोस्तों लौ। लौ पार्श्विक है, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व के बगल से निकल जाती है, यानी आपकी जीभ कुछ इस प्रकार से बेंड होगी, आप लौ बोलेंगे तो ऊपर तालू में लौ लौ बोलेंगे, और आपकी हवा जो है दोस्तों इधर से निकल जाएगी ऐसे, तो इसे बोला जाता है पार्श्विक। आगे जानते हैं दोस्तों ऊष्म संघर्षी, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण यानी रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा गर्मी पैदा करे, उन्हें बोला जाता है दोस्तों ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ये होते हैं दोस्तों 4। अब जानते हैं इनके बारे में कौन कौन से हैं। एक हो गया तालव्य सौ, दूसरा हो गया दोस्तों मूर्धन्य सौ, तीसरा हो गया दोस्तों दंत सौ वर्तस्य, और चौथा हो गया दोस्तों हौ। ये होते हैं दोस्तों ऊष्म व्यंजन हमारे। आप इनको बोलने में दोस्तों जो होता है एकदम घर्षण यानी गर्मी ऊष्मा पैदा होगी, जैसे हो सौ ऐसे बोलेंगे तो आप। ये सभी होते हैं दोस्तों अघोष, ये सभी होते हैं अघोष और होते हैं अल्प प्राण, सॉरी महाप्राण। आप खुद बोल के देखिए, सौ आपकी हवा बाहर आएगी, और सभी दोस्तों अघोष हैं सब। ये इसमें से दोस्तों जो ह हो जाता है वो हो जाता है स्वरतंत्रीय कंठ के भीतर में स्थित सघोष और महाप्राण। बाकी ये सब हो गए दोस्तों यहाँ पर अघोष, ये हो जाता है सघोष, बाकी सब है महाप्राण, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों उक्षिप्त व्यंजन के बारे में। आपको मैंने पहले ही बताया, एक बार और देखिए। डॉ ढ, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए, उन्हें बोला जाता है दोस्तों उक्षिप्त व्यंजन। नोट, डॉ ढ हिंदी के विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं थे, ये आपको याद रखना है। डॉ जो होता है दोस्तों मूर्धन्य होता है, सघोष और अल्पप्राण होता है। ठ जो होता है मूर्धन्य, सघोष और महाप्राण होता है। आगे देखिए दोस्तों आग्रत गृहित ध्वनिया। क स्पर्शी कंठ, ज्या मूल, अघोष और अल्पप्राण। ख जो होता है दोस्तों ऊष्म संघर्षी, ख ऊष्म संघर्षी, गृहित कंठ, ज्या मूल, अघोष और महाप्राण।
गौ ऊष्म संघर्षी कंठ जिहामूल सघोष अल्पप्राण। जौ ऊष्म संघर्षी वतश्च सघोष अल्पप्राण। फ ऊष्म संघर्षी दंतोष्ट और महाप्राण अघोष। आगे दोस्तों नुक्ते तल बिंदु का प्रयोग दिया गया है। ये आपके पढ़ने की इसमें कोई लोड नहीं है। कल आपको इसकी लूसेंट की एमसीक्यू लगाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने पूरा वर्णमाला का पाठ दोस्तों आज जो आपका पार्ट 2 था वो कंप्लीट हो चुका है। दो वीडियो में वो कंप्लीट हो चुका है। अगला पार्ट दोस्तों आपके लिए लेकर आऊँगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो यहाँ उपसर्ग या प्रत्यय में से दोस्तों वो पढ़ाया जाएगा आपको। उपसर्ग प्रत्यय वो शायद एक वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय का पाठ आ जाएगा दोस्तों परसों, क्योंकि कल इसकी एमसीक्यू आपको जो वर्णमाला पढ़ा दिया गया है इसकी एमसीक्यू आप कितना सही कर पाते हैं वो आपको देखना होगा। तो दोस्तों मिलता हूँ कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहें। नमस्कार।